हाय गाइस 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ में। और ऑफ बीट टॉक्स के आज के इस पॉडकास्ट में हम हेल्थ की बात करेंगे। और ये पॉडकास्ट उन लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो आज की बात थोड़ा सा सोचने की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर रीनू दुबे शर्मा आज हमारे साथ में, गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट, और आज गायनिक से जुड़े, इस चीज से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पे एक साथ बात की जाएगी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इस शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं चाहता हूँ कि हम जैसे आगे बढ़े इससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में, अपनी इस स्पेशलिटी के बारे में कुछ बताएं। ओके, नवनीत जी, जैसा आप जानते हैं मैं गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ। मैं 2014 से गायनिक फील्ड में हूँ और बेसिकली मैं ग्वालियर, इंदौर जो कि मेरा होम टाउन है, और पुणे में रह चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ में काम किया है और इस फील्ड से 2014 से जुड़ी हुई हूँ। इस दौरान मुझे इंडिया के और आउट ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ही कड़ी में जहाँ मेरा स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन हुआ, वहाँ से लेकर तो गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट बनने की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। और इस दौरान मैंने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ पेशेंट्स भी देखे। जहाँ हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो बहुत ही अनप्रिविलेज्ड लेडीज़ को भी देखते हैं जिनके पास में कि सुविधाएं नहीं हैं। गवर्नमेंट उनके लिए बहुत सारे अच्छी योजनाएं ले रही हैं और कई ऐसे एरियाज़ और ऐसी जगहों पे भी काम किया है जहाँ पर कि बहुत हाई सोसाइटी या बहुत हाई क्लास के लेडीज़ भी हैं। सो हर एक एज ग्रुप के साथ, हर एक स्टेटस के लेडीज़ की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। So shyness is the commonest thing in all the age group and every group. जी, so इन सबको देखा है आपने। जी बिल्कुल। I would be happy to share all my experience with you. I'll be glad to listen all these stories. Sure. सबसे पहले क्वेश्चन जो कॉमनली लोग सोचते हैं, इट इज नॉट अबाउट ओनली गायनिक। मुझे लगता है कॉमनली आज क्वेश्चन हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम पकड़ा दी जाएगी। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को या तो इग्नोर करते हैं या फिर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या अगर कोई हेल्दी फील कर रहा है, इसके बावजूद हेल्थ चेकअप गायनिक को ध्यान रखते हुए कराना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो फील कर रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में होता है और जो सिम्टम्स हमारे आते हैं, यानी हमें जब बीमार फील होने लगता है तब ऑलरेडी बीमारी हमारे शरीर में घर कर चुकी होती है जी। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ जो हम एक सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो आगे जाकर मुझे किसी बीमारी को जान ले, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर हमें पहले से पता चल जाए कि मेरा ये चीज़ खराब है और ये आगे जाकर मुझे तकलीफ देगा जी। जैसे हम आजकल तारीख में बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भाई आपको हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है जी। उसी तरह गायनिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी सी इश्यूज हैं जो बॉडी आपको सिग्नल देती है। अगर आप हेल्थ चेकअप कराएंगे तो या तो आपको पता चलेगा कि आप जो एक्चुअली में हेल्दी फील कर रहे हैं वो आप हेल्दी हैं, और अगर नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। सो हेल्थ चेकअप से हमें ये पता चलता है कि वेदर वी आर हेल्दी या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अर्लीस्ट चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम या तो हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं या किसी तरह का कुछ थोड़े टाइम के लिए कुछ मेडिकेशन या ट्रीटमेंट ऐसा लें जिससे कि हम कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी प्रॉब्लम में आने से बच जाएं। So, अगर देखा जाए कि मोस्ट कॉमन गायनिक इश्यूज कौन से हैं, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया है जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं? I'm sure बहुत सारी चीजें गो थ्रू होती होंगी। Yes. What are 3-4 very common gynec issues? Right. So गायनिक इश्यूज की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, एज ग्रुप के साथ में भी हमारे साथ में गायनिक इश्यूज होते हैं। हर लेडी या हर लड़की अपनी लाइफ में 5 फेजेस से गुजरती है। Okay. फर्स्ट इज द
बर्थ या जुवेनाइल फेज, जहाँ से बर्थ से लेकर तो टीनेज ग्रुप तक आता है। सेकेंड इज टीनेज ग्रुप, जहाँ पे उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत हाई होते हैं, शी स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग। सेकेंड थर्ड चेंज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगेन अ बिग चेंज। थर्ड इज द पेरीमेनोपॉजल एरिया, जहाँ पर कि 40 से 50 ईयर की एज में हार्मोन्स जो हैं उनका पैटर्न डिक्लाइनिंग होता है। एंड आफ्टर 50 या 55 ईयर्स जहाँ पर कि मीनोपॉज होता है। तो इन सारे एज ग्रुप के साथ में हर एक में कुछ ना कुछ बेसिक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे सामने आती है, जो हर एज ग्रुप के लिए है, वो है वाइट डिस्चार्ज का। पर वजाइनल वाइट डिस्चार्ज जो है 90% केसेस में दैट इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज, वो कोई बीमारी का रूप नहीं होता, और डेंजर भी नहीं होता, नॉट एट ऑल। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती। सो आई ऑलवेज आस्क माई पेशेंट्स, जब वो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के साथ में आते हैं, कि वो किस तरह का है, किस तरह की उनको प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज होता है वो हार्मोन्स के, बॉडी में कुछ केमिकल्स के चेंजेस के कारण होता है। जैसे हर मंथ में लेडी मेंस्ट्रुएट करती है तो वो 4-5 डेज का ब्लीडिंग पैटर्न होता है, उसी तरह से कुछ लेडीज में 10 to 15 डेज का वाइट डिस्चार्ज का पैटर्न होता है। एंड दैट इज नॉट पैथोलॉजिकल, वो कोई बीमारी नहीं है। वो हर महिला, हर लड़की जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती है वहां से शुरू होता है, और जब तक वो मेंस्ट्रुएट करती रहेगी तब तक होगा। ये बॉडी की खुद की फिजियोलॉजी है, उसके लिए कोई बीमारी का इलाज कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हेल्दी हाइजीन रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, खाने पीने में अपना अच्छे से ध्यान रखें, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट। तो उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर जैसे कि बैकएक हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, दैट इज ऑल साइकोलॉजिकल, नॉट फिजिकल या कोई पैथोलॉजिकल नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी होती है। कुछ लोगों को हैवी ब्लीडिंग या किसी को बिल्कुल ही स्कैंटी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होती है। दैट शुड बी एड्रेस्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। 6 महीने साल भर से कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको फिर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो हमें जितनी लंबी प्रॉब्लम होगी उसका उतना ही लंबा इलाज होगा। और फिर उस ट्रीटमेंट के साथ में आपको बहुत सारे कंप्लायंस यानी कि कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है। सो ये सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो अभी सबसे ज्यादा यंग एज ग्रुप में आ रही है, दैट इज पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, ओवरी में होने वाली सिस्ट की डिसीज। अब यहाँ हमारे ना जो यंग गर्ल्स हैं, यंग जनरेशन है, दे ऑल हैव गूगल इन देयर हैंड। तो 99% एवरीबॉडी कम्स विद देयर ओन डायग्नोसिस, मैडम मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो यहाँ 2 चीजें समझने की जरूरत है, डिसीज और सिंड्रोम। पीसीओडी में डिसीज इज डिफरेंट एंड एस में सिंड्रोम इज डिफरेंट। डिसीज कैन बी ट्रीटेड, सिंड्रोम कैन नॉट। ओके। सिंड्रोम इज अ हार्मोनल चेंज, जहाँ पे कि ओवरीज तो इफेक्ट हो ही रही हैं, उसके साथ लेडी को या तो थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, या डायबिटीज का कुछ इशू हो रहा है, या दूसरे कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो जिसका कंटिन्यूएशन लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चलेगा। सो पीसीओडी इज ट्रीटेबल। पीसीओडी का अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अर्ली और यंग एडल्टहुड एज में हो रहा है। इसका बेसिक रीजन जो है वो इरेगुलर लाइफस्टाइल, इरेगुलर डाइट है, डाइटरी हैबिट्स और स्ट्रेस, ये 3 रीजंस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जो कि एक नॉर्मल बॉडी पैटर्न होता है, और उस कारण से साइकिल्स में इरेगुलरिटी होना, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होना, एंड इट leads to some amount of infertility also. So वो एक बहुत vast spectrum of disease है। Then अगर हम बात करें फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन जो कि मेरा सबसे ज़्यादा देखने में आती है, तो वो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर अभी लीडिंग एंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन है। उसके अलावा गायनिक रिलेटेड अगर हम कैंसर्स की बात करें तो कैंसर सर्विक्स और यूट्रस का कैंसर, ओवरी का, ये 3 तरह की प्रॉब्लम है जो
मेरे देखने में ज़्यादा आती है। तो इसके साथ में एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा देखने में आई है 30 to 40 ईयर की एज ग्रुप में, वो है इन्फेक्शन का प्रॉब्लम। अब इधर इट इज़ यूरिनरी इन्फेक्शन या फिर वो वजाइनल इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स इसके साथ में आती हैं कि पेन इन एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यूसली पेन या डिस्कम्फर्ट बना रहता है। साथ में कभी कभी यूरिन करने में बर्निंग या ईचिंग होती है। इसके अलावा एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी होता है। कभी कभी कुछ लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना या उस टाइम पर ब्लीडिंग होना, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो इसके लिए बेसिकली बहुत सारी अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। स्टार्ट होती है डिहाइड्रेशन से और आपकी लो इम्यूनिटी से। मोस्टली लेडीज के साथ में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि वो जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको यूज़ करने से बचना चाहती हैं। सो अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं बहुत काम है तो फिर उस कंडीशन में दे अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, ताकि हम पानी पिएंगे एंड देन वी नीड टू यूज द टॉयलेट्स। सो अनहाइजीनिक टॉयलेट को यूज करने से बचने के लिए जब वो वाटर का इंटेक कम करते हैं, बार बार अगर किसी तरह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और उनके कारण इम्यूनिटी लो हो रही है, तो उस कारण से भी रिपीटेटिवली इन्फेक्शंस होते हैं। सो इन इन्फेक्शंस को, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत अर्ली स्टेज में अगर हम जाकर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो बहुत लंबे समय का ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा और जल्दी से उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज फीमेल्स में ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली बनी ही रहती है। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक कॉमनली अंडरस्टैंड करने वाली चीज जो है वो है मूड स्विंग्स, जिसको ये जालिम जमाना नहीं समझता। इसको प्लीज समझाने की कोशिश कीजिए हम सबको। तो मूड स्विंग्स जो होते हैं वो सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं होते, मेल्स में भी होते हैं। और बेसिकली फीमेल्स में जो मूड स्विंग्स होते हैं या मेल्स में जो होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं फीमेल्स में 1 मंथ के ड्यूरेशन में होते हैं ड्यू टू हार्मोन्स। तो अगर हम बात करें तो एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मून साइकिल का, जिसमें ये देखा जाता है कि मून जो रहता है वो फुल मून पूर्णिमा से लेकर तो अमावस्या तक और फिर वापस पूर्णिमा तक आने में एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है। जिस तरह से फीमेल्स में 1 मंथ में पीरियड आने से लेकर नेक्स्ट मंथ तक फिर वापस मेंसेस स्टार्ट होने तक का साइकिल कहा जाता है, जबकि मेल्स में जो होता है वो 24 आवर्स का साइकिल होता है। इट इज अ सन साइकिल, सुबह से लेकर रात तक और फिर सूर्योदय तक 24 आवर्स का साइकिल होता है। तो इस तरह से मेल्स में अगर हम देखा जाए तो हार्मोन्स जो रहते हैं वो 24 आवर्स में फ्लक्चुएट होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं उनमें हार्मोन्स जो हैं वो 28 डेज में फ्लक्चुएट होते हैं। सो इसीलिए जैसे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सन साइकिल में मॉर्निंग में जब सनराइज हो रहा है उसी टाइम पे मेल्स का एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। सुबह के टाइम में कि आज मेरे ढेर सारे प्लान हैं, मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ और आज सुबह से लेकर शाम तक में मैं सारे पेंडिंग निपटा दूंगा, सब कर दूंगा। बिल्कुल दोपहर तक आते आते वो एनर्जी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है कि यार इतना बच गया, इतना हो गया और अब क्या करूं, ये टाइम होता है। एंड देन शाम तक आते आते एकदम लेस ऑफ एनर्जी, ड्रेन्ड आउट कि बस मुझे घर जाना है, खाना है, थोड़ी बहुत देर माइंड डाइवर्ट करना है टीवी में एंड देन सो जाना है। नोबडी शुड टॉक और इरिटेट मी, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा ना मुझे परेशान ना करो। अब इसी साइकिल को अगर आप फीमेल्स में 28 डेज के स्ट्रेच में देखें तो 1 मंथ के स्ट्रेच में 4 वीक्स आप डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट वीक जब उसका मेंसेस आया रहेगा और वो फ्री हुई रहेगी, उस टाइम पे शी इज फुल ऑफ एनर्जी, जॉली, क्यूट, आप उसको कुछ भी बोल दो सुन भी लेगी, आपका मजाक भी सहन कर लेगी और बड़े अच्छे मूड में रहेगी। नेक्स्ट 10 डेज से लेकर तो 15 डेज तक का जो टाइम रहेगा उसमें मूड कुछ प्लस माइनस होता रहेगा। प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में, जिसको हम पीएमएस भी आजकल कह रहे हैं, दैट इज द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी मेंसेस आने के 2 वीक्स अराउंड पहले यानी 10 डेज पहले से वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगी, मैंने ये चीज को यहाँ रखी थी तुमने यहाँ क्यों रख दी, डोर मैंने क्लोज करने को बोला था तुमने ओपन क्यों छोड़ दिया, से लेकर तो हर छोटी बात पे आज मुझे ये नहीं खाना, और किस बात का कब बुरा मान जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। उस टाइम पे वेट गेन होगा। मोस्ट ऑफ द लेडीज का 2 to 3 kgs तक वेट गेन होता है वाटर रिटेंशन के कारण।
इसके अलावा पिंपल्स होना, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स होना, या तो एक्सेसिव क्राई होगा, रातों को नींद नहीं आना, स्पेशली चॉकलेट्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक फूड के लिए क्रेविंग होना, ये सारी चीजें वो खुद नहीं कर रही. Nobody wants to be cranky and irritable all the time. वो समझ रही है, but she is not able to adjust herself, क्योंकि उसके अंदर जो changes हो रहे हैं, she is not able to express. So these bout of hormones tries to make her physiological, emotional and mental health swing like this. तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले मेल्स को समझाना पड़ेगा कि शी इज नाउ इन द फेज ऑफ इवनिंग. तो वो उसकी इवनिंग फेज है जहाँ पर कि शी डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब. उसको सिर्फ आप थोड़ा पैम्पर करो, थोड़ा काम डाउन करो एंड एवरीथिंग, जस्ट उसको अश्योर करो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट. दिस इज द फेज, दैट शैल आल्सो पास. दैट इज आल्सो गुड. बड़ी कॉमनली हमने किसी चीज को देखते हैं कि कभी किसी ऑफिस में हमारी लड़की को किसी को पिंपल हो जाते हैं, या हमने देखा है कि थोड़ी बहुत चेहरे पर बाल आते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या शेव नहीं करके आई क्या, ऐसे मजाक उड़ाते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी चीज होती है जिसको समझने की जरूरत है. प्लीज बताएं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये ज़रूर मैं लोगों को एड्रेस करना चाहूँगी कि इस चीज़ को समझने के लिए ना हमको सिर्फ साइंटिफिक तरीका ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ थोड़ा सा एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. बेसिकली मैं एक वर्ड में अगर इसका रीज़न बताऊं तो वो है हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन द ब्लड. ठीक है. अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक जनरेशन ऐसी थी जहां पर कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, है ना. वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हुआ? बच्चियों को पढ़ाना है, उनको अच्छे से पढ़ेंगी, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी और वो अपनी जॉब भी कंटिन्यू करना चाहेंगी. राइट. अब हुआ क्या? लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया, कोएड में भी जाना शुरू किया, बॉयज के साथ compete करना शुरू किया, घर में भी मदर के साथ में खाना भी बनाना है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, फर्स्ट भी आना है, मेडल भी लाना है, बाइक भी चलाना है, बाजार से सामान भी लाना है, जॉब भी ज्वाइन करना है, वहां पर भी अपना 100% देना है. नहीं तो बोल देगा ये लड़की के जैसे रो मत. राइट. वहाँ घर जाकर घर में हस्बैंड के लिए खाना भी खुद ही ने बनाना है, घर का सारा जो भी काम है वो भी खुद ही करना है. नेक्स्ट डे उठकर फिर वापस वही सारा कुछ, यानी 100% नहीं देना उसको, शायद 400-500% देना पड़ता है ना. ये सारी एक्सपेक्टेशन जब एक लड़की से की जाती है तब उसकी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, जो वर्क स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी में उस स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अगर कोई इंसान, कोई सैनिक जंग के मैदान में जाता है तो वहां पर उसका एक ही काम है और एक ही एम है कि मुझे मेरे दुश्मन को खत्म करना है. उस टाइम पर क्या उसको नींद आती है? नहीं. क्या उसको यूरिन, मोशन जैसे नेचुरल कॉल्स की याद रहती है? नहीं. क्या उसे भूख लगती है? नहीं. उसके दिमाग में एक और एकमात्र चीज रहती है, वो फोकस्ड रहता है और वो बहुत ज्यादा एंगर और एंजाइटी में रहता है. पूरे टाइम चौकन्ना रहता है ना. वो जो बाउट्स रिलीज होते हैं जिसको हम एड्रेनालिन बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, तो वही जालिम जमाने से लड़ने के लिए उसकी बॉडी के अंदर वो रिलीज होते हैं हार्मोन्स. उन हार्मोन्स का जब लंबे समय तक इफेक्ट चलता रहता है तो फिर एक तरह से आपकी बॉडी, अगर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होगा तो वो मेल्स के जैसे हो जाएगा. तो आप अगर एक्ने की बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वो हाई ऑयल सीक्रेशंस कराता है. ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाएंगी तो पिंपल्स आने ही आने हैं. तो इट इज नॉट बिकॉज कि उसकी स्किन खराब है. मुस्टैच या बियर्ड आना या मेन पैटर्न, हेयर ग्रोथ होना, हेयर लॉस होना, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीजें भी क्योंकि मेल्स की तरह उनकी बॉडी में भी वो हार्मोन्स लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो वैसे ही उनके
हेयर पैटर्न हो जाते हैं। सो ये मजाक उड़ाने से ज़्यादा उस लड़की का स्ट्रेस लेवल समझने की ज़रूरत है कि वो कितने समय से कितनी स्ट्रेस में रही होगी जब जाकर उसकी बॉडी में इतना बड़ा फिजिकल चेंज हो गया है। तो ना जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि जब भी बॉयज टीनेज में आते हैं तो सबको बियर्ड आती है, सबको पिंपल्स आते हैं, सब क्लास में और फ्रेंड्स में सारे ही बॉयज को बियर्ड आ रही है, सबको ही पिंपल आ रहे हैं। तो कब तक एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, तेरे मुंह पे भी जा रहे, मेरे पे भी जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है। लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनके फेसेस बड़े ग्लो करने रहते हैं इस टाइम पे। तो इतने सारे ग्लोइंग फेस में किसी एक फेस के ऊपर एक छोटा सा भी दाग होएगा तो वो एकदम दिख जाता है, नोटिस हो जाता है। इनकी स्किन ऑयली हो रखी है, दिन में सुबह उठ के एक बार मुंह धोया तो धोया, नहीं तो दिन भर खेल दौड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सुबह में कभी अगर बोला भी तो बोला, क्योंकि इतना ऑयल सिक्रीशन होता है टीनेज में, जो एडोलेसेंट फेज है, कि वहां पर ना एक छोटा सा थोड़ा सा भी एक ड्रॉप ऑफ ऑयल लिया और पूरे शरीर पे लगा लिया, हो गया काम खत्म। और फीमेल्स का कैसा रहता है, फेस क्रीम अलग है, हैंड क्रीम अलग है, बॉडी लोशन अलग है, बालों में लगाने का अलग है, और उसके बाद भी स्किन ड्राई की ड्राई है। वाई सो? क्योंकि इनके हार्मोन्स इसी तरह के हैं। इनकी स्किन इतनी क्लियर है कि वो एक पिंपल भी रहेगा तो वो बड़ी कॉन्शियस हो जाएगी, हाय आज ये लगाऊंगी, ये वाला फेस पैक लगाऊंगी, इस वाले फेस वॉश से मुंह धोऊंगी, उसके बाद भी 4 पिंपल और उग गए तो और स्ट्रेस हो गया। ये चीजें बेसिकली क्यों है? क्योंकि हार्मोन का डिफरेंस है, एक एज तक रहेंगी फिर चली भी जाएंगी, लेकिन वो टाइम और वो फेज निकालना ना जरूरी है। जी। सो बिफोर वी फिनिश, हम लोग ये जानते हैं कि आप जिस फील्ड में और जिस स्पेशलिटी के साथ काम करती हैं उसको आजकल हम लोग भी सुनते हैं कि गायनिक कैंसर एक पर्टिकुलरली एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं बहुत डराता है। ये कितना कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में? सिम्टम्स कैसे समझें और कैसे ट्रीट होता है, और इसके इलाज को किस तरह से कितने दिनों में होता है? थोड़ा सा इस बारे में प्लीज बताएं। ये बहुत अच्छा और बहुत गंभीर प्रश्न है, और डेफिनेटली गायनिक कैंसर आज की तारीख में सबसे बड़ा मतलब मोर देन 50% कैंसर बर्डन जो है वो गायनिक का है। इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि दुनिया में हर सेकंड में 6 से 8 महिलाएं जो हैं वो कंटिन्यूअसली कैंसर से पीड़ित होकर और अपनी जान से हाथ धो रही हैं। तो अगर इस तरह से हम इसको समझें तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। WHO ने 2021-22 में सर्वाइकल कैंसर के इरेडिकेशन के लिए, इरेडिकेशन में वर्ड यूज कर रही हूँ, इरेडिकेशन के लिए बहुत अच्छा कैंपेन चलाया है। वो क्यों चलाया है और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, ये 2 मोडालिटीज ऐसी है जहाँ पर कि अगर इनका अर्ली डायग्नोसिस हो गया, यानी बीमारी होने से पहले हमें पता चल गया, तो इस कैंसर का इलाज उपचार किया जा सकता है, इसे 100% पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है ना। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर हम बात करें तो जैसे ब्रेस्ट में लंप होना, गांठें होना, इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मली ब्रेस्ट का जो फीलिंग होता है इट इज जस्ट लाइक अ डो, आटा जैसे हम जो रोटी बनाने के लिए बनाते हैं वैसा होता है। अगर उसमें कहीं आपको ऐसा कोई लंप या गांठ फील हो रही है गूसबेरी या आंवले की तरह जो हार्ड है, दैट इज अ फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा स्किन चेंजेस और बाकी सारी चीजें जो हैं वो बाद में आती हैं, और ये लेडी खुद से अपने आप से फील कर सकती है। ये मोस्ट कॉमनली फैमिलियल प्रॉब्लम होती है। अगर फैमिली में मदर को हुई है, मौसी या मैटरनल रिलेटिव्स को हुई है, तो वहाँ पर लेडी को 30 ईयर के एज के बाद में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, खुद का एग्जामिनेशन और चेकअप करवाएं हर ईयरली, और नहीं हो तो एटलीस्ट 3 साल में एक बार तो अपना मेमोग्राफी ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए। अब बात करें अगर हम सर्वाइकल कैंसर की, सर्विक्स क्या होता है, तो अगर हम गर्भाशय या यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस का जो ओपनिंग होता है उसे बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फॉरेन बॉडी। मतलब
बाहर के एनवायरनमेंट से वो जुड़ा हुआ होता है। जी। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी बाहरी इन्फेक्शन अगर आएगा बॉडी के अंदर तो वो सर्विक्स पे जाके डिपॉजिट हो सकता है। अब जैसे कोविड टाइम में कोरोना वायरस के कारण कोविड की प्रॉब्लम हुई थी, जी। उसी तरह से एक वायरस है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर। और HPV वायरस जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है ना। तो सर्वाइकल कैंसर का 80% बर्डन जो है, अगर हम उस वायरस को खत्म कर दें तो उससे ठीक हो सकता है। जैसे कोविड के लिए हमने वैक्सीन लिया, वैसे ही HPV का भी वैक्सीन आता है। मोस्टली ये तब ज़्यादा सूटेबल होता है जब गर्ल सेक्सुअली इनएक्टिव रहती है, यानी 10 ईयर से 19 ईयर्स की एज तक की गर्ल्स के लिए इसकी इफिकेसी 90% है। तो दे शुड डेफिनेटली टेक थिंग, है ना। इन्फेक्शन की हमने बात करी, बार बार इन्फेक्शन अगर किसी महिला को हो रहा है तो उसको डेफिनेटली अपना इंटरनल चेकअप कराना चाहिए। मेरे पास में जब भी लेडीज आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं इंटरनल चेकअप कराने से, क्योंकि उन्हें ये लगता है और हर महिला ये मानती है और या उसे ये फील होता है कि मुझे कहीं ना कहीं इंटरनली इन्फेक्शन है और अगर वो इन्फेक्शन निकल आया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन ये 99% फीमेल्स में मेडिसिन से क्योरेबल है। हमारी खुद की बॉडी का इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि अगर एक बार HPV वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो 70% केसेस में साल भर के अंदर वो इन्फेक्शन अपने आप वॉश आउट हो जाता है। तो अगर हम थोड़े से 5 दिन 6 दिन का मेडिकेशन लेकर इतनी गंभीर बीमारी को रोक सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। रेगुलर चेकअप्स की बात कराई जाए तो पेपिस्मियर इसकी जांच करने का सबसे आसान और सीधा उपाय है, जहां हम इंटरनली चेकअप करते हैं, वहां से स्वैब लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो आगे जाकर कैंसर बना सकती है। अगर अर्लीस्ट स्टेज में अगर इसको देखा जाए तो सिम्टम्स इसके बहुत ही सिंपल हैं, वही एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जिसमें कि येलोइश फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में ब्लीडिंग होती है, ये 2 सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कंटिन्यूसली लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, जो कि पेन किलर्स लेने के बाद में भी कंफर्टेबल नहीं होता। इसका अगर हमें अर्लीस्ट डायग्नोस हो जाता है तो इसका बहुत आसान सा उपाय है, जिसमें कि हम ऑपरेशन के द्वारा सर्विक्स को निकाल सकते हैं, यूट्रस को निकाल सकते हैं और अगर इंटरनली फैला हुआ हो तो उसके लिए कीमो या रेडिएशन दिया जाता है। यूट्रस के और ओवरीज के अगर हम कैंसर की बात करें तो यूट्रस के कैंसर भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होगा, जैसे कंटिन्यूअस हैवी ब्लीडिंग होगी। मीनोपॉज होने के बाद में भी अगर किसी लेडी को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उन्हें घर पे रहकर बंद होने का वेट करने के बजाय अर्लीस्ट जाकर एक बार हॉस्पिटल में चेक ज़रूर कराना चाहिए। अगर इस तरह के कुछ एबनॉर्मल चेंजेस दिखते हैं तो बहुत इजी और बहुत ही आराम से लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करके और बिना किसी बड़े सर्जरी के उन्हें आराम से इस चीज़ से फ्री हो सकते हैं। ओवेरियन कैंसर की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया था, ओवरी का कैंसर भी मोस्टली फैमिलीज में रन होता है। लेकिन अगर किसी लेडी को ओवरी का कैंसर हुआ है तो उसको बेसिकली पोस्ट मीनोपॉजल एज इज द मोस्ट कॉमन एज जहाँ पर ये होता है, और उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूला हुआ लगना, डाइजेशन में प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम होना, पेट के अंदर पानी भरा हुआ होना एंड पेन होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं। वंस यू गेट टू नो एंड देन उसका सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द स्टेज ट्रीटमेंट किया जाता है। ग्रेट, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी बात की जा सकती है। हमें एक बार फिर मिलना चाहिए और इस पर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच ये डिस्कशन करने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।